इस वीडियो में यूनिट गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन के अंतर्गत केपलर के ग्रहों संबंधी नियमों को पढ़ने वाले हैं। वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिनका अध्ययन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं केपलर का प्रथम नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इस दीर्घवृत्तीय कक्षा की एक नाभि या फोकस पर स्थित होता है। केपलर के इस प्रथम नियम को कक्षा का नियम भी कहते हैं। तो आप इस एनिमेशन से देख रहे होंगे कि यह है सूर्य और सूर्य के चारों ओर आप ये देखिए ग्रह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा, इस दीर्घवृत्तीय कक्षा की एक फोकस पर स्थित होता है। अब केपलर के प्रथम नियम को विस्तृत समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिख रहा है और चित्र में ये ग्रह की एक दीर्घवृत्तीय कक्षा है, जिसमें ग्रह को क्या करना है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना है। इस दीर्घवृत्तीय कक्षा के 2 फोकस होते हैं। एक होता है फोकस F1 और दूसरा फोकस होता है F2। ठीक है, तो केपलर के नियम अनुसार जो सूर्य है या तो वो फोकस F1 पे रहेगा या फिर F2 पर होगा। इन दोनों फोकस में से, फोकस या फिर नाभि बोल सकते हैं, तो इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सूर्य होगा और जो ग्रह है वो इस फोकस या सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमेगा। तो अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सूर्य है वो फोकस F1 पर स्थित है। ठीक, और यहाँ पर लिख देते हैं S फॉर सन और ये हो जाएगा फोकस F1। इस दीर्घवृत्तीय कक्षा की 2 अक्ष होती हैं। एक अक्ष को नाम दे देते हैं A और B। इस अक्ष को बोलते हैं लघु अक्ष। ठीक है, और दूसरी अक्ष हो जाएगी ये वाली, इसको नाम दे देते हैं C और यहाँ पर नाम लिख देते हैं D। तो अक्ष CD को बोल देते हैं दीर्घ अक्ष और यहाँ पे दीर्घवृत्तीय कक्षा का केंद्र स्थित होता है। तो देखिए यहाँ से D से इस दीर्घवृत्तीय कक्षा के केंद्र तक की दूरी को ले लेते हैं A और यहाँ से दीर्घवृत्तीय कक्षा के केंद्र से C तक की दूरी ले लेते हैं A। तो टोटल C से D तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2A। तो इस तरह से अक्ष CD या दीर्घ अक्ष की कुल लंबाई या दूरी कितनी हो जाएगी, 2A। अब बात कर लेते हैं लघु अक्ष की। तो A से दीर्घवृत्तीय कक्ष के केंद्र तक की दूरी को हम मान लेते हैं B और बाकी यहाँ से B तक की जो दूरी मान लेते हैं वो मान लेते हैं स्मॉल b। तो इस तरह से A से B तक टोटल जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 2B हो जाएगी। इस तरह से AB या माइनर एक्सिस या लघु अक्ष की लंबाई जो है वो 2B के तुल्य होगी। और चित्र में जो CD है वो क्या है, दीर्घ अक्ष या मेजर एक्सिस है और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी होगी, 2A। C से D तक 2A मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष है और AB लघु अक्ष है और इसकी लंबाई वो है 2B है। अब केपलर के नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। नहीं, पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है, इसको हम मान के चलते ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रही है और पृथ्वी का यह परिक्रमण काल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। ठीक है, 1 वर्ष में जो 1 वर्ष या 365 दिन, ठीक है, इतने समय में जो पृथ्वी है वो सूर्य की दीर्घवृत्तीय कक्षा में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। तो केपलर के प्रथम नियम में हमें इतनी जानकारी मिलती है कि प्रत्येक ग्रह या प्लैनेट सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। दूसरी बात, इस दीर्घवृत्तीय कक्षा के 2 फोकस होते हैं। एक फोकस होता है F1 और दूसरा फोकस होता है F2 और जो सूर्य है वो इन दोनों फोकस या नाभि इनमें से किसी एक पर होगा, या तो सूर्य F2 पर होगा या फिर F1 पर होगा। इस दीर्घवृत्तीय कक्षा की जो AB है, केंद्र से जाने वाली ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को या अक्ष को हम बोलते हैं लघु अक्ष या माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई हम लेते हैं कितनी, 2B और उसके केंद्र से ऐसे में जाने वाली रेखा को क्षैतिज जो जा रही है, ऐसी रेखा को हम बोलते हैं दीर्घ अक्ष और या फिर मेजर एक्सिस बोलते हैं और उसकी लंबाई हम लेते हैं 2B। पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है
देखिए मान लेते हैं ये पृथ्वी है और ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रही है, ठीक है, केपलर के प्रथम नियम अनुसार। तो अब इस ग्रह माने पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होगी। देखिए यहाँ पर दूरी अलग होगी, जब यहाँ पे आ जाएगी पृथ्वी तो अलग दूरी हो जाएगी, और जब और आगे बढ़ेंगे तो दूरी अलग अलग हो जाएगी। मतलब जब पृथ्वी जैसे यहाँ कहीं है तो सूर्य से ज़्यादा दूरी होगी, तो यहाँ पर पड़ती है ठंड, इस कारण से हमें ठंडी का आभास होता है। अब ये जो ग्रह है पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते क्या हो जाएगी, पास पहुँच जाएगी। तो जब पृथ्वी सूर्य के पास होती तो हमें गर्मी का आभास होता है और पृथ्वी पर गर्मी पड़ती है, और जब पृथ्वी सूर्य से इस दीर्घवृत्तीय कक्षा पे कहीं दूरी पर हो तो फिर क्या होगा, हमें ठंडी का आभास होगा। अब देखते हैं केपलर का द्वितीय नियम। तो केपलर के दूसरे नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत होती है। इस नियम को क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। चलिए तो केपलर के दूसरे नियम को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह है सूर्य, इसको नाम दे देते हैं एस। मान लीजिए ये फोकस पर किसी एक पर स्थित है, या तो F2 पर या F1 पर, तो हमने इसको एक फोकस पर मान लिया सूर्य। और एक ग्रह है, वो ग्रह बिंदु A से समय डेल्टा टी लेके बिंदु A से B पर पहुंचता है, B से C पर पहुंचता है, C से D पे पहुंचता है, E F करता हुआ इस दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता है। तब इस दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल को ऐसे त्रिभुज में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे त्रिभुज SAB। फिर आगे देखिए जब वो C से D पे पहुंचता है तो त्रिभुज SCD, और जब वो E से E पे पहुंचता होगा तो SEF। तब इन सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो सदैव कैसा होगा, बराबर होगा केपलर के द्वितीय नियम अनुसार। वो समय कितना ले रहा है ग्रह, डेल्टा टी। अर्थात यदि इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर हो और ग्रह द्वारा इन क्षेत्रफलों को तय करने में लगा समय कितना हो, डेल्टा टी हो, तो डेल्टा ए वेक्टर अपॉन कितना, डेल्टा टी बराबर कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी जो कक्षीय चाल होती है वो होती है कम। जैसे मान लीजिए ग्रह यहाँ पे है E और F, तो जब वो E से F पर पहुँचेगा तो उसकी कक्षीय चाल होगी कम, और जब ग्रह सूर्य के पास होगा तो उसकी कक्षीय चाल होगी अधिक, क्योंकि इसमें ग्रह को जो क्षेत्रफल है वो समान तय करना है, अतः ऐसा होता है। क्लियर है? तो केपलर के दूसरे नियम को समझने के लिए इनमें से कोई एक त्रिभुज हम ले लेते हैं और उस त्रिभुज से हम सिद्ध करेंगे केपलर का दूसरा नियम। माना किसी ग्रह को दीर्घवृत्तीय कक्षा पर, देखिए A से B तक पहुंचने में डेल्टा टी समय लगता है। यहाँ पर S सूर्य है और ये एक दीर्घवृत्तीय कक्षा है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब A से B तक पहुँचने में ग्रह को डेल्टा टी का समय लगता है। और यहाँ पर ग्रह की स्थिति को बनाने के लिए एक स्थिति सदिश ले लेते हैं आर वेक्टर। तब यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल के नियम का उपयोग करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर होता है 1/2 गुणित आधार और गुणित होता है ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, वो सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, डेल्टा ए वेक्टर बराबर 1/2 आर वेक्टर और क्रॉस हो जाएगा ए बी वेक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे इसको त्रिभुज माने तो एस ए इसका हो जाएगा आधार, तो आर ए वेक्टर लिख देते हैं, और यहाँ से ए से बी तक उसकी ऊंचाई मान लेते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, ए बी वेक्टर। यहाँ पे आपको देखो एक कर्व दिख रहा है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत कम समय के लिए बात कर रहे हैं। जैसे लंबे समय के लिए बात करते तो उसका मार्ग कर्वाकार का होता है, यानी वक्राकार होता है। लेकिन जब कोई बहुत कम समय के लिए बात करते हैं, अपन तो बहुत छोटे से समय की बात कर रहे हैं, डेल्टा टी समय के लिए, तो उस समय पे इसका जो मार्ग है वो वक्राकार ना होकर हमें कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा। तो इस तरह से इसकी जो ऊंचाई है वो ए बी के तुल्य मान लेते हैं। अब देखिए अगले सूत्र का उपयोग करते हैं। तो रेखीय संवेग P बराबर होता है m × v। ठीक है, संवेग सदिश राशि है तो वेक्टर लगा देते हैं, और v पर भी v वेक्टर के बराबर करेंगे तो v वेक्टर इक्वल हो जाएगा
p वेक्टर और अपॉन हो जाएगा m। अब ये v वेक्टर का मान v वेक्टर की जगह रख देते हैं, तब बन जाएगा ये डेल्टा a वेक्टर बराबर 1/2 r वेक्टर और v का मान p वेक्टर और अपॉन हो जाएगा m और गुणा कितना बचा डेल्टा t। या फिर इस सूत्र को ऐसे लिख दें, देखिए डेल्टा a वेक्टर बराबर 1/2 m और ब्रैकेट में बचेगा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर और बाहर कितना डेल्टा t, है ना। इसी इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया। अब आगे देखिए, घूर्णी गति में आपने एक सूत्र देखा होगा, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग L वेक्टर इक्वल होता है R वेक्टर क्रॉस होता है P वेक्टर। ठीक है, ये सूत्र आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, सो वहाँ से जाके आप ये हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि L वेक्टर इक्वल होता है R वेक्टर क्रॉस होता है P वेक्टर। तो कुल मिला के यहाँ पे R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं L वेक्टर। तब इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, देखो एक काम और करें, डेल्टा टी का त्रियक गुणा करें, तब ये हो जाएगा, देखिए डेल्टा ए वेक्टर और अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, एक साइड का पक्ष तो आ गया बराबर। यहाँ पर देखिए आर वेक्टर क्रॉस बी पी वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना एल, तो यह लिख दिया हमने एल वेक्टर और अपॉन में कितना बचा है 2m, तो अपॉन लिख दिया कितना 2m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्रह और सूर्य के बीच में जो बल लगता है वो एक प्रकार का केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल जब लगता है तो उसके लिए जो कोणीय संवेग है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। तो कोणीय संवेग कांस्टेंट 2m कांस्टेंट, तब इसको हम आगे लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा ए वेक्टर और अपॉन डेल्टा टी बराबर, अब जब ये सब कांस्टेंट है तो इसको हम लिख दें कांस्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब नियतांक। अर्थात किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग सदैव नियत होता है। इस तरह केपलर का दूसरा नियम सिद्ध होता है।